अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने एक जनरल गाइडलाइन दी थी कि आपने इंग्लिश का जो एमडी कैट का पोर्शन है वो आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। मैंने आपको बुक्स बताई थी कि कौन कौन सी बुक से आपने प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन सी बुक से आपने प्रैक्टिस करनी है, और मैंने ये भी बताया था कि आप लोगों ने किस तरह से इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करना है। लेकिन जनरल गाइडलाइंस तो मैंने दे दी थी, बट उसके बाद कुछ बच्चों ने कहा कि थोड़ा और डिटेल से बताएं कि हमें किस किस तरह से किन किन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा हमें फ़ोकस करना चाहिए, कौन कौन से ग्रामर के ऐसे रूल्स हैं जो ज़्यादा आते हैं, जिनके ज़्यादा पेपर में आने के चांसेस हैं, जो ज़्यादा आ सकते हैं, जिनकी वेटेज ज़्यादा है एमडी कैट में। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं एक डिटेल्ड वीडियो में आपको बताऊँ कि किस तरह से आपने इंग्लिश का पेपर सॉल्व करना है एमडी कैट का। और सेकेंडली मैंने जो 2023 में जो इंग्लिश का एमडी कैट का पेपर आया था यूएचएस का, वो मैंने इस वीडियो में आपको सॉल्व करवा दिया। ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे करेक्ट एमसीक्यू पिक करना है। ऑल राइट, लेकिन उससे पहले, पेपर सॉल्व करने से पहले आपने क्या देखना है, ये जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, ये एमडी कैट 2023 का सिलेबस है इंग्लिश का। ठीक है, अब इसमें वो आपको क्या बता रहे हैं, सबसे पहला जो वो आपको बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड की वोकैबुलरी। ठीक है, पहले जब एमडी कैट होता था, इवन जब मेरी दफ़ा जब एमडी कैट हुआ था, उसमें हमें बहुत सारे वर्ड्स दे दिए जाते थे। ठीक है, उनके हमें सिनोनिम्स याद करने होते थे। ठीक है, एक वर्ड के कोई 5 से 6 सिनोनिम्स हम याद करते थे, और प्रॉपर 5 से 10 जो वर्ड्स होते थे सिनोनिम्स के वो आते थे, और बहुत मुश्किल मुश्किल वर्ड्स होते थे, यानी वर्ड लिखा हुआ होता था और नीचे हमने उसके 4 ऑप्शंस में से उसका सिनोनिम फाइंड करना होता था। लेकिन अब यूएचएस ने ये पैटर्न चेंज कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इतने ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स याद करना स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता था। तो अब आपकी जो वोकैबुलरी है ना, वो एज सच इस तरह नहीं आती कि आपको एक वर्ड दे दिया जाता है और नीचे आपने उसके 4 सिनोनिम सेलेक्ट करने होते हैं। अब आपको सेंटेंस की फॉर्म में वो वर्ड दिया जाता है। ठीक है, आपको एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ होता है, उस सेंटेंस में से एक वर्ड चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और उस वर्ड का फिर आपने नीचे 4 जो ऑप्शंस होते हैं उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होता है, जो उस वर्ड के मीनिंग को शो कर रहा होता है, वो आपने सेलेक्ट करना होता है। तो अब आपको वोकैबुलरी की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो स्टूडेंट्स होते थे वो तकरीबन 600-700 वर्ड्स याद करते थे वोकैबुलरी के लिए, यानी 600-700 वर्ड्स होते थे, उसके फिर एक वर्ड के 5-5 6-6 सिनोनिम्स याद करने पड़ते थे, जो कि एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन अब बहुत आसानी कर दी गई है, अब आपको सेंटेंस के अंदर से ही एक वर्ड दे दिया जाएगा। वैसे भी जब आपको एक सेंटेंस की समझ आ जाती है ना, तो बेशक आपको उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब ना भी आता हो, फिर भी आपको एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इस वर्ड का ये मतलब होगा, क्योंकि वो आपको एक पूरे सेंटेंस की फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, तो वोकैबुलरी की आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वोकैबुलरी आपकी जितना मतलब आपने एफएससी पढ़ी है, आपकी इंशाल्लाह वोकैबुलरी अच्छी होगी और आप वोकैबुलरी वाले सवाल कर लेंगे। अभी जब मैं आपको 2023 का पेपर दिखाऊंगी तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से आपके वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डिमॉन्स्ट्रेट कंट्रोल ऑफ टेंसेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जिन स्टूडेंट्स के टेंसेज अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्लीज़ वो अपने टेंसेज स्ट्रॉन्ग कर लें। ठीक है, टेंसेज में कौन से आ जाते हैं, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट होते हैं, पास्ट इंडेफिनाइट होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, इनके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अच्छा, एक बुक है जिसका नाम है सनशाइन इंग्लिश। ठीक है, सनशाइन इंग्लिश के अंदर 12 के 12 जो टेंसेस हैं ना इंग्लिश के, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाए हुए हैं। तो अगर अभी तक किसी बच्चे को टेंसेस पर ग्रिप उसकी स्ट्रांग नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग सनशाइन इंग्लिश जाकर खोलें और वहाँ पर जितने भी टेंसेस दिए गए हैं उनको आप एक दफ़ा रीड कर लें, उसका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ठीक है, या अगर अभी आपको टेंसेस नहीं आते तो आप यूट्यूब के किसी लेक्चर से टेंसेस को अच्छी तरह समझ लें, बिकॉज टेंसेस और सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, आपको पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, प्रेपोजिशन क्या है, कंजक्शन क्या है, इंटरजेक्शन वगैरह वगैरह। ठीक है, ये जो सारे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर में यूज़ होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी। ठीक है, तो ये होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। और टेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं, वो जो 12 टेंसेस होते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट। वैसे तो एफएससी करने के बाद हर बच्चे की इन टेंसेस के ऊपर ग्रिप स्ट्रांग होती है, लेकिन अगर अभी भी आपको टेंसेस के अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप लोग जाकर टेंसेस को ज़रूर एक दफ़ा पढ़ें, बिकॉज टेंसेस के बगैर आपका एमडी कैट का जो इंग्लिश का पोर्शन है वो कवर नहीं होने वाला। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है डिमॉन्स्ट्रेट एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट
structure of sentences and use of writing conventions of spelling, capitalization and punctuation। बेसिकली इसको अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूँ तो वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि आपको करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस के अंदर डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू आपसे इस तरह पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, या फिर आपको पूरा सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसके कुछ पार्ट्स आपको बता दिए जाएंगे कि इस पूरे सेंटेंस में से कहाँ पर एरर है, ठीक है। तो अगर आपने सारी चीज़ें अच्छे से, सारे ग्रामर के रूल्स अच्छे से याद किए होंगे तभी आपको पता चलेगा कि इस सेंटेंस में कौन सी जगह पे एरर है या कौन सा सेंटेंस गलत है। और मेजरली जो उन्होंने फोकस किया हुआ है वो उन्होंने किया हुआ है कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। तो इससे आपको पता चला कि पंक्चुएशन के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो जो मैंने आपको किप्स की प्रेप बुक बताई थी उसमें पंक्चुएशन का एक पूरा टॉपिक दिया गया है, वहाँ से आपने पंक्चुएशन के रूल्स याद कर लेने हैं, ठीक है। तो पंक्चुएशन के ऊपर भी आपकी ग्रिप स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आपको पता चल रहा है कि इंग्लिश के लिए आपने किन किन मेजर पॉइंट्स पे फोकस करना है। नेक्स्ट आता है डिमॉन्स्ट्रेट द करेक्ट यूज़ ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट एंड आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशंस। अब देखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो फिर उसके बाद वर्ब भी उसकी सिंगुलर फॉर्म आएगी। इसी तरह से सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब की प्लूरल फॉर्म आएगी। जैसे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे इज़ आएगा, अगर प्लूरल है तो आर आएगा। ये मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसको कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको प्रेपोजिशन का यूज़ करना आना चाहिए, किस चीज़ के बाद कौन सी प्रेपोजिशन लगती है, ठीक है। जैसे एक होता है एग्री विद, एक होता है एग्री टू, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस कंडीशंस के अंदर एग्री विद आता है, किस कंडीशन के अंदर एग्री टू आता है, ठीक है। यानी एग्री वाला जो वर्ड होता है ना AGREE, उसके बाद कुछ कंडीशंस में विद लगता है। यानी अगर आप किसी लिविंग किसी इंसान के साथ एग्री करें तो आप कहेंगे एग्री विद, और अगर आप किसी चीज़ के साथ एग्री कर रहे हैं, किसी बात, किसी ओपिनियन के साथ एग्री कर रहे हैं तो आप कहेंगे एग्री टू, ठीक है। ये मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी है प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, प्रेपोजिशन में सिर्फ रटा होता है। तो वो आपने FSC में भी याद की होगी, प्रेपोजिशन आपके पेपर में भी आती थी, बोर्ड के पेपर में। अभी आप उसको दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, ठीक है। तो अब आपको समझ आ रही है कि इंग्लिश के लिए आपने कौन कौन से पॉइंट्स माइंड में रख के फिर तैयारी करनी है। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेट एबिलिटी टू आइडेंटिफाई मिस्टेक्स इन सेंटेंसेस और शॉर्ट रिटन टेक्स्ट। यही बात जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपको एक पूरा सेंटेंस दे दिया जाता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि इस सेंटेंस में किस जगह पर एरर है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड शॉर्ट रिटन टेक्स्ट एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। ये मैं आपको अभी जब 2023 का पेपर दिखाऊंगी तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि कैसे आपने करना है। अब आपने ये 6 पॉइंट्स देख लिए जिनके ऊपर आपने फोकस करना है। अब देखते हैं हम लोग MDCAT 2023 का इंग्लिश का पेपर और उसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन कैसे पिक करना है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ये MDCAT 2023 का इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, जो कि मैंने अभी गूगल से सर्च करके इसको डाउनलोड किया है। तो अब आप इसमें पहला क्वेश्चन देखें, उसमें वो कहते हैं कि चूज़ द सेंटेंस दैट इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। अभी पीछे जब आप देख कर आए हैं, जो आप सिलेबस देख कर आए हैं उसमें उन्होंने आपको ये भी दिया हुआ था कि आपको करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस के अंदर डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है। तो अब इन चारों ऑप्शंस में से आपने देखना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। बेसिकली इसका आंसर जो वो बी है, ही वेड 2 months, ठीक है, बिकॉज वेड इज़ अ वर्ब, ठीक है। उसके बाद ना हिमसेल्फ आता है, ना देमसेल्फ आता है, ना इटसेल्फ आता है, उसमें सिर्फ सिंपल आएगा ही वेड 2 months, ठीक है। तो ये जब आप सारे ग्रामर के रूल्स याद कर लेंगे ना तब आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो एक तरह का तो ये सवाल आता है कि आपको करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना होता है। उसके बाद आता है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। वी फेल्ट एज इफ़ द ग्राउंड वाज डैश बीनीथ आवर फीट। अब यहाँ से ना आपने करेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चूज़ करना है कि इस सेंटेंस में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो क्या होगा। अगर आप इस सेंटेंस की उर्दू देखें ना तो वो ये कह रहा है कि हमें ऐसे लगा जैसे ज़मीन हमारे पाँव के नीचे से क्या। तो अगर आपको उर्दू का एक मुहावरा याद होगा कि पैरों तले से ज़मीन निकल जाना, ठीक है, उसकी इंग्लिश होती है कि ग्राउंड का स्लिप हो जाना फीट के अंडर से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा वो आएगा स्लिपिंग, यानी कि सी, ठीक है। तो अगर आपकी थोड़ी सी आपने अपनी कॉमन सेंस यूज़ की, थोड़ा सा अपना प्रीवियस नॉलेज यूज़ किया, तब भी आपका इंग्लिश का पेपर आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको अप्रोप्रिएट वर्ड लगाना आना चाहिए सेंटेंस के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्यू ईयर्स अगो इट डैश दैट ह्यूमन बींग्स डू नॉट बिलोंग टू दिस अर्थ। ओके, अब ये क्या है, अब यहाँ पर आएगा इट वॉज फाउंड, बिकॉज़ ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आपने यकीनन एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी पढ़े होंगे। पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें आपको सब्जेक्ट नहीं पता होता, आपको नहीं पता होता कि काम किसने किया।
अब इट वॉज़ फाउंड इसलिए आया बिकॉज हमें नहीं पता कि हु फाउंड इट, बट इट वॉज़ फाउंड। ठीक है, एक्टिव पैसिव की आई होप आप लोगों को समझ होगी, अगर नहीं है तो आप लोग इसको भी समझ लें। ये एक पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, इट डैश दैट ह्यूमन बींग्स डू नॉट बिलोंग टू दिस अर्थ, इट वॉज़ फाउंड। क्योंकि इट फाउंड नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ पर हमारे पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, अगर हम सिर्फ फाउंड लगाएंगे तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना चाहिए कि ही फाउंड या शी फाउंड या दे फाउंड या साइंटिस्ट फाउंड या रिसर्चर्स फाउंड, बट यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया गया। तो इसका मतलब हमें ये समझ आया कि ये एक पैसिव सेंटेंस है, और पैसिव सेंटेंस के लिए हमने बी ऑप्शन को टिक किया, यानी इट वॉज फाउंड। नेक्स्ट है अ शोल ऑफ फिश डैश किल्ड बाय द फिशरमैन। ठीक है, अ शोल ऑफ फिश एक सिंगुलर चीज़ है। ठीक है, अब इसमें क्या है, किल्ड बाय द फिशरमैन। अब ये क्या है, इसमें भी हमारे पास सब्जेक्ट पहले नहीं आ रहा, बाद में आ रहा है। तो ये भी एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और पैसिव वॉइस में हम लोग हैज़ या हैव के साथ बीन लगाते हैं। और क्योंकि ये सिंगुलर चीज़ है, अ शोल ऑफ फिश इज़ अ सिंगुलर थिंग, तो हम इसमें हैज़ बीन लगाएंगे। ठीक है, तो 180 का ए ऑप्शन। अब आप देखें कि इन क्वेश्चंस के अंदर एक्टिव और पैसिव वॉइस को कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है। तो आपकी एक्टिव और पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस हैं उसके ऊपर भी ग्रिप स्ट्रांग होनी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि एट लास्ट द फ्लाई वॉज डैश द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू बी फिल्ड इन इट इज़। अच्छा, अब फ्लाई और स्पाइडर की बात है। स्पाइडर ऑलवेज ट्राइज टू ट्रैप द फ्लाई। ठीक है, वो मक्खी को ट्रैप करने की कोशिश करता है। एंटरटेन नहीं आ सकता, इनवाइट नहीं आ सकता, स्पेयर भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ तो आप अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके भी इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। उसमें ये कहते हैं कि चूज़ द सिमिलर मीनिंग ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड प्रोविडेंशली हिज माइंड वॉज नॉट इंजर्ड। ठीक है, अब देखें आपको एक पूरा सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस में से एक लफ्ज़ का उन्होंने मतलब पूछा है। पहले क्या होता था कि ये सेंटेंस वगैरह कुछ नहीं दिया जाता था, सिर्फ आपका वर्ड लिखा होता था और नीचे उसके 4 ऑप्शंस। लेकिन अब अगर किसी बच्चे को प्रोविडेंशली का मतलब नहीं भी आता तो सेंटेंस पढ़ के उसको आराम से समझ आ जाएगी कि प्रोविडेंशली का मतलब होता है लकीली। ठीक है, कि अगर उसका माइंड इंजर्ड नहीं हुआ इसका मतलब कोई अच्छी चीज़ है, कोई लक की कोई बात हो रही है। ठीक है, उसके साथ एक अच्छा काम हुआ है कि उसका माइंड इंजर्ड नहीं हुआ। तो प्रोविडेंशली का मतलब क्या होगा, लकीली। लेकिन अगर यही वर्ड अकेला आ जाता तो फिर कभी भी ना पता चलता कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब स्लोली भी हो सकता था, रेली भी हो सकता था, स्टडीली भी हो सकता था, लकीली भी हो सकता था। लेकिन सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो गया कि इस वर्ड का ये मतलब है। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए एक आसानी कर दी गई है, आप लोगों को पूरा सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें से एक लफ्ज़ का आपने मतलब बताना होगा। नेक्स्ट आपको फिर से एक वर्ड बताना है, आ कारपेंटर कार्व्स डैश ऑन कैप डोर्स, चूज़ द राइट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, जो एराबेस्क होता है इट इज़ बेसिकली ए फॉर्म ऑफ डेकोरेशन। ठीक है, तो कारपेंटर कार्व्स हमेशा नक्शो निगार ही बनाए जाते हैं ना, कार्व्स का वर्ड उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद आता है डैश मेथड्स डोंट वर्क, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए मेथड्स इज़ अ प्लूरल वर्ड। ठीक है, तो प्लूरल से पहले आपके पास दिस नहीं आ सकता, दा नहीं आ सकता, दैट नहीं आ सकता, दीज आएगा। ठीक है, दीज मेथड्स डोंट वर्क। ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था। आपको पता है कि मेथड्स एक सिंगुलर है तो प्लूरल है सॉरी, तो इससे पहले प्लूरल वर्ड ही आएगा। नेक्स्ट 85 और 86 ये भी इसी तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हैं। इसमें आपने बताना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा। ठीक है, वो जब आप ग्रामर के रूल्स पढ़ेंगे तो आपको आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा, और ये बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन सिर्फ उस बच्चे के लिए आसान है जिसने जो रूल्स हैं सारे वो बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है पंक्चुएट द गिवन सेंटेंसेस करेक्टली। अब देखिए वहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ था उसमें आपको पंक्चुएशन का पर्टिकुलरली कहा गया था सिलेबस में कि आपने पंक्चुएशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो अब आपने देख लिया कि पंक्चुएशन कितनी इंपॉर्टेंट है। पहला 187 क्वेश्चन भी आपका पंक्चुएशन से रिलेटेड है, 188 भी पंक्चुएशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपके ज़रूर आएंगे पंक्चुएशन से। उसके बाद 189 और 90 फिर से वही रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, ये जो एक सवाल है ना आखिरी 191, इस पर उन्होंने क्या किया है, आपको एक पैराग्राफ दिए और उस पैराग्राफ से आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस शायद आपने पहले भी अपनी किसी क्लास में सॉल्व किए हों, लेकिन अब दोबारा इस तरह से MD-CAT में उन्होंने शामिल कर दिया कि एक पूरा पैराग्राफ आपने अच्छे से रीड करके पढ़ना है और फिर उसी पैराग्राफ से रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये भी कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो जिन बच्चों को इंग्लिश के लिए टेंशन हो रही थी, समझ नहीं आ रही थी कि इंग्लिश का पेपर कैसे सॉल्व करना है, तो
अब वो देख लें कि आपके इंग्लिश के पेपर में किस किस तरह से सवाल आते हैं और कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, 193 क्वेश्चन अगर आप देखें तो वहाँ पे ये पूछते हैं कि स्पॉट द एरर आउट ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड्स, वी ट्राई टू स्पीक विद वन अनदर बट कन्वे नथिंग, ठीक है। तो अब इसमें जो राइट ऑप्शन है ना वो है ऑप्शन ए, बिकॉज स्पीक विद नहीं होता, स्पीक टू होता है, ठीक है। तो ये दिस इज़ अ प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन मैंने आपसे कहा कि प्रेपोजिशन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, आपको जस्ट रटा मारना होता है, ठीक है। इन विंटर्स 194 अगर हम देखें तो इन विंटर्स द डेज एंड नाइट्स इज़ कोल्ड। अब डेज एंड नाइट्स प्लूरल चीज़ है तो उसके बाद इज़ कभी भी नहीं आ सकता, डेज एंड नाइट्स आर आएगा, तो दिस इज़ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इज़ बेसिकली अ वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है लेकिन है तो फिर भी वर्ब ना, तो प्लूरल चीज़ के बाद प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, इसकी प्लूरल फॉर्म आर होती है। तो इसमें जो चूज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कैरीज एरर, तो इसमें कहाँ पे एरर आ रहा है, डी ऑप्शन में एरर आ रहा है, यानी इज़ कोल्ड नहीं आएगा बल्कि आर कोल्ड आएगा। तो आई होप कि अब आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि इंग्लिश का पेपर किस तरह से आता है और आपने इंग्लिश का पेपर किस तरह से सॉल्व करना है और कौन कौन सी चीज़ों पर आपने फोकस करना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन आपका MD कैट से रिलेटेड है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ